आज की कहानी में फ्लिक सिनेमा आपके सामने प्रेजेंट करता है ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स। फिल्म एक पुराने फटे हुए समाचार पत्र की दृश्य से शुरू होती है जिसकी तारीख 1925 है। सुर्खियों में एरिक लिडेल के बारे में लिखा है, जो एक पेशेवर धावक थे जिन्होंने 1924 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा। अपनी विजय के बावजूद एरिक ने अमेरिका जाने की शर्तों वाले लाभकारी प्रायोजन सौदों को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने लंदन मिशनरी सोसाइटी ज्वाइन की, जो दूर दराज के क्षेत्रों में दया फैलाने के लिए प्रतिबद्ध थी। एरिक की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने फ्लोरेंस मैकेंजी से मुलाकात की, जो एक दयालु नर्स थीं और दूसरों की मदद करने के प्रति समर्पित थीं। उन्होंने शादी की और शॉर्टली बाद एरिक ने अपना स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दंपति ने चीन में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने कई स्कूलों में पढ़ाने का कार्य किया। 13 वर्षों तक वे चीन में खुशहाल जीवन जीते रहे, लेकिन 1937 में जापान के चीन पर आक्रमण ने उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी को तोड़ दिया। आक्रमण ने भय और अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जब जापानी सैनिकों ने भवनों पर कब्जा कर लिया और अनगिनत चीनी लोगों को उनके घरों से विस्थापित कर दिया। स्थिति दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन एरिक अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर पढ़ाना जारी रखा। जापानी सैनिकों द्वारा सड़कों को अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण स्कूलों तक पहुंचना कठिन हो गया था। सौभाग्य से उनके वफादार चालक सुन यो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार थे। सुन यो ने सैनिकों को पैसे देकर सड़कों को खोला, जिससे एरिक अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। एरिक को एहसास था कि उसे शिक्षण जारी रखना चाहिए, भले ही इसका मतलब था कि वह लगातार खतरे के बीच दूर दराज के गांवों में यात्रा करे। हालांकि एक सुबह एक त्रासदी घटित हुई। जैसे ही एरिक एक स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंचे, एक समूह जापानी विमानों ने ऊपर से बम गिराए। एक बम ने एरिक के एक छात्र को मार डाला, जो अभी अभी आया था और उत्साहित था। इस भयानक घटना ने एरिक को तबाह कर दिया, लेकिन इसने उनकी संकल्प को भी मजबूत किया। उन्होंने समझा कि कठिनाइयों के बावजूद उन्हें अपने छात्रों में पैदा की गई उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उन लोगों की सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए जिनकी वह परवाह करते हैं, जिसमें उनकी परिवार भी शामिल है। एरिक ने अपनी पत्नी फ्लोरेंस और उनकी 2 बेटियों को उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश दूतावास से उनके रेजिडेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए कहा, जबकि वह चीन में रहकर अपना कार्य जारी रखे। उनकी प्रस्थान की रात फ्लोरेंस ने अनजाने में एरिक द्वारा तैयार किए गए 3 पासपोर्ट खोजे। उन्हें दिल तोड़ने वाला एहसास हुआ कि एरिक उनके साथ नहीं जा रहे थे। एरिक ने अपने निर्णय को स्पष्ट किया, बताते हुए कि उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने की गहरी जिम्मेदारी महसूस होती है। हालांकि यह कठिन था, फ्लोरेंस ने उनके निर्णय को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि एरिक की दूसरों के प्रति दया उसके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। उसने वादा किया कि वह अपने बच्चों और खुद की देखभाल करेगी, क्योंकि वह एक और बच्चे की उम्मीद कर रही थी। अगले दिन सुबह फ्लोरेंस और उनकी बेटियां चीन छोड़ गईं। बंदरगाह पर लोगों से भरी भीड़ थी जो देश छोड़ रहे थे। एरिक ने अपने परिवार को एक भावुक विदाई दी। फ्लोरेंस से कहा कि वह मजबूत बनी रहे और उनके अजन्मे बच्चे की सुरक्षा करे। विदाई से पहले फ्लोरेंस ने एरिक को एक चांदी की दुआ की चेन दी, जो सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक थी। फ्लोरेंस की डिपार्चर के बाद एरिक की जिंदगी और भी खतरनाक हो गई। जापानी सैनिकों ने जल्द ही उनके सभी सामान को जब्त कर लिया, लेकिन एरिक की आत्मा ऊंची रही, आंशिक रूप से सुन यो के समर्थन के कारण, जो उन्हें भावनात्मक रूप से समर्थन करता रहा। अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एरिक और सुन यो एक स्कूल में चले गए, जहां वे अन्य विस्थापित लोगों के साथ रहते थे। गंभीर परिस्थितियों के बावजूद एरिक ने शिक्षण के प्रति अपनी भावना को बनाए रखा। हर सुबह वह बच्चों को स्कूल के चारों ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करता और दोपहर में वह बड़े छात्रों को पढ़ाता। कुछ महीने बीते और एरिक को फ्लोरेंस से एक पत्र मिला। इसमें उनके नवजात बच्चे की एक तस्वीर थी। पत्र ने एरिक को खुशी दी, लेकिन इसने उन्हें अपने परिवार की याद भी दिला दी। उनके पास एक लड़का था जिसका नाम शो था, जिसने अपने माता पिता को खो दिया था और गहरी उदासी महसूस की थी। एक शाम एरिक ने सुझाव दिया कि शो को एक अनाथालय भेजा जाए, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह स्कूल में रहकर एरिक की देखभाल करना चाहता है। कुछ दिन बाद एरिक और सुन यो ने एक पास के अस्पताल में दवाइयां पहुंचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। रास्ते जापानी सैनिकों से भरे हुए थे, जिससे यात्रा अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गई थी, लेकिन एरिक की दूसरों की मदद करने की दृढ़ता ने उसके डर को पार कर लिया। अस्पताल में एरिक को एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जो उसे अपनी शादी का ऑफिशिएट करने के लिए कहा। एरिक ने सहमति दी, अनजान थे कि उनकी जिंदगी एक अंधेरे मोड़ पर जा रही थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया
और सब कुछ बदल गया। जैसे ही एरिक ने शादी की रस्में निभाई, जापानी सैनिकों ने समारोह पर धावा बोल दिया, सभी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक एकाग्रता शिविर में ले गए। शिविर के अंदर कैदियों को क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा। जापानी सैनिकों ने उनके सामान को जब्त कर लिया और नवविवाहितों को अलग कर दिया, ये दावा करते हुए कि उनका सम्राट सच्चा भगवान है जिसे सबको मानना चाहिए। शिविर में जीवन कठोर था। कैदी ठंडी गीली चटाई पर सोते थे और जैसा भी हो सके असहनीय परिस्थितियों को सहन करते थे। अगले दिन उन्हें पूरा दिन खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। सैनिक हर कदम पर उनकी निगरानी कर रहे थे। इस बीच शिविर के बाहर सुनियो और शो ने एरिक की गिरफ्तारी के बारे में सुना। मदद करने के लिए डिटर्मिन्ड सुनियो ने शिविर के पास काम ढूंढ लिया जिससे वह दूर से एरिक पर नजर रख सके। एक दिन एक जापानी सैनिक ने एरिक को एक समाचार पत्र लेख से पहचाना जो उसकी ओलंपिक विजय के बारे में था। सैनिक ने एरिक को मेयर कंजी के पास लाया जिसने उसे दौड़ के लिए चुनौती दी। कंजी ने एरिक को दौड़ के लिए सही खाना देने का प्रस्ताव किया। एरिक ने इस समय का उपयोग शिक्षण और बच्चों को अपने भोजन साझा करने के लिए किया। जब दौड़ का दिन आया तो शिविर उत्साह से भर गया। कैदी एरिक के लिए चीयर्स कर रहे थे जो उनके अन्यथा अंधेरे अस्तित्व में एक छोटी सी जीत की आशा थी। एरिक ने मजबूत शुरुआत की लेकिन समाप्ति के ठीक पहले गिर पड़ा। कंजी को जीतने की अनुमति दी। एक कैदी डेविड ने इसका विरोध किया, यह तर्क करते हुए कि दौड़ के दौरान एरिक की स्थिति खराब थी। इसके जवाब में जापानी सैनिकों ने डेविड की पिटाई की और एरिक को गलत ट्रेनिंग के लिए दोषी ठहराया। दंड के रूप में उन्होंने एरिक और डेविड को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया, बिना भोजन और पानी के। दिनों तक उन्होंने अत्यधिक ठंड और गर्मी का सामना किया, भूख से कमजोर हो गए। दूसरे दिन सुनियो ने शिविर में कुछ भोजन छिपाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन एरिक ने बचने से इनकार कर दिया, यह नहीं चाहकर कि वह अन्य कैदियों को अकेला छोड़ दे। 4 दिनों के बाद सैनिकों ने उन्हें छोड़ दिया। केवल उन्हें ठंडे पानी और एक रहस्यमय पाउडर से सने किया जो उनकी त्वचा को जलाता था। सुनियो ने एरिक को समर्थन देने के लिए जारी रखा, ऐसे काम करता रहा जो उसे शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते थे। उसने भी एरिक को जापानी फ्रंटलाइन की हार की खबरें दी, उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें थोड़ी आशा दे सकती है। हर रात सुनियो और शो ने शिविर में भोजन छिपाने के तरीके तैयार किए, अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए कैदियों की मदद की। समय बीतता गया और एरिक की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गंभीर सिरदर्द और बार बार नाक से खून आने की समस्या थी। एक दिन पढ़ाते समय वह गिर पड़े और उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया। इस बीच जापानी सैनिकों ने भोजन की कमी के कारण और भी आक्रामक हो गए, कैदियों को मामूली अपराधों के लिए अत्याचार किया। डेविड, जो धूम्रपान करते पकड़ा गया था, कि इतनी बुरी तरह पिटाई की गई कि वह सुनियो से मदद की भीख मांगने लगा। सुनियो ने चीनी विद्रोहियों से सहायता प्राप्त की, डेविड के लिए एक जटिल बचाव योजना बनाई। उन्होंने बच्चों का उपयोग करके काइट्स उड़ाई जो बिजली की बाड़ के ऊपर से जाती थीं, जिससे एक आग लगी जिसने सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। अराजकता के बीच सुनियो ने डेविड को एक कचरे के बैरल में छिपा दिया और उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद जापानी सैनिकों ने डेविड की गिरफ्तारी के बारे में पता लगाया। गुस्से में उन्होंने एक अन्य कैदी लुईस को यादृच्छिक रूप से चुना और उसे उसी क्रूर इलाज का सामना करना पड़ा। लुईस बैक्टीरियल न्यूमोनिया से गंभीर रूप से बीमार हो गया, जो शिविर की कठोर परिस्थितियों द्वारा बढ़ाया गया था। एरिक को भी इस बीमारी के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन उसकी चिंता लुईस के लिए थी। मदद करने के लिए डेस्परेट एरिक ने मेयर कंजी के साथ एक सौदा किया। वह दवा के बदले में दौड़े। इस बार एरिक ने गंभीरता से दौड़ने का वादा किया, अपनी बिगड़ती स्थिति के बावजूद ट्रेनिंग की। दौड़ का दिन आया, लेकिन कैदी देखने से वंचित थे। इसके बजाय उन्होंने प्रार्थना की, एरिक की जीत की आशा करते हुए। एरिक पीला और थका हुआ नंगे पांव ठंडी ठंड में दौड़ा। अद्भुत कठिनाइयों के बावजूद उसने दौड़ जीतने में सफलता पाई, कैदियों को थोड़ी आशा दी। लेकिन यह विजय बहुत ही क्षणिक थी। उस शाम जैसे ही एरिक ने कंजी से दवा प्राप्त करने की कोशिश की, शो ने शिविर में और भोजन छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक यमातो ने इस साजिश को पकड़ा और ध्यान केंद्रित कर दिया। शो खतरे से अनजान बाड़ पर चढ़ा और इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। उसकी मौत ने एरिक को तबाह कर दिया, जिन्होंने खुद को बचाने में असमर्थता का एहसास किया। लुईस भी अपनी बीमारी से हार गया। दवा बहुत देर से आई। गिल्ट से अभिभूत एरिक ने अपनी रिहाई का पत्र, जो दौड़ से प्राप्त हुआ था, लुईस की गर्भवती पत्नी को दे दिया। हालांकि वह खुद को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की बहुत जरूरत थी, लेकिन वह उसे अकेला छोड़ने का विचार नहीं सहन कर सकता था। आने वाले दिनों में एरिक की हालत बिगड़ती गई। उनकी जिंदगी चुपचाप नायकता में समाप्त हो गई। सुनियो ने बाहर से अपने दोस्त की मौत का शोक किया। एरिक के अंतिम संस्कार के बाद
एक कैदी ने सुनियो को एरिक की प्रिय घड़ी सौंप दी, जो उसकी अडिग भावना की निशानी थी। अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान ने सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एकाग्रता शिविर को समाप्त कर दिया गया। कैदी मुक्त हो गए और जापानी सैनिकों ने अपनी खुद की कड़ी सजा का सामना किया, अपनी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी समाप्त करने का चयन किया। एरिक लिडेल की कहानी हालांकि त्रासदी से भरी हुई है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आत्मत्याग, दया और विश्वास की मानवता सभी सीमाओं को पार करती है, यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन फिल्मों का एक्सप्लेन रोजाना मिलते रहेगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।